सो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्थिक ऑर्डर के की कंसेप्ट क्या इसके की कंसेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नेटवर्क हमारा आर्थिक कोडा में नेटवर्क ऐसा होता है जहाँ पे पार्टी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सेकंड थिंग आती है हमारी लेजर। तो किसी भी नोड की एक लेजर होती है लाइक अ डाटाबेस। सो वहाँ पे हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं। सो लेजर हमारी नोड्स के अंदर आती हैं। स्टेट्स क्या होती हैं, ये दो तरह की होती हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं, लाइक आर्थिक कोडा में कोई भी ट्रांजेक्शन है उसकी इनपुट कमांड कैसे होगी, आउटपुट कमांड कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा एक तरह का बिजनेस रूल्स होते हैं जहाँ पे हम अपने बिजनेस रूल्स लिखते हैं किसी भी वर्कफ्लो को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्लोज। सो लाइक आर3 कोडा की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्किंग है एक फ्लो के द्वारा कवर होती है। लाइक किसी चीज़ को इशू करना, ट्रांसफ़र करना या रिडीम करना, सारी चीज़ें ये फ्लोज के अंदर कवर होती हैं। और अगला स्टेप हमारा आता है कंसेंसस की कंसेप्ट जो है। तो कंसेंसस एक तरह का ब्लॉकचेन का सबसे मेन पार्ट होता है। कोई भी आप ब्लॉकचेन ले लें, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसमें कंसेंसस का यूज़ ज़रूर होता है। हालांकि यहाँ पे नोड्स एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन फिर भी हम कंसेंसस का यूज़ करते हैं। तो कंसेंसस का जो यूज़ है वो हमारी ब्लॉकचेन के लिए सबसे यूज़फुल होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ अ नोटरी। नोटरी क्या है, ये कैसे वर्क करती है किसी भी वर्कफ्लो के अंदर, किसी भी कोड ऐप के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर आगे कवर करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ ओरेकल। ये एक एक्सटर्नल वर्ड सर्विस होती है, इसको भी हम कवर अप करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ अ नोट्स। सो नोट्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये सारी चीज़ें हम अब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कोडा नेटवर्क। हमारी कोई भी ब्लॉकचेन है उसका एक नेटवर्क होता है। सो कोडा नेटवर्क के अंदर ये जितनी भी पार्टीज आपको दिख रही हैं, लाइज, बॉब, कार्ल, डेमी, एड, ये सारी एक पार्टीज है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से पीयर टू पीयर नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। ओके, सो इस तरह का नेटवर्क हमारे आर3 कोडा पे होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द लेजर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक नोड का अपना एक लेजर होता है। यहाँ पे अलाइज जो पार्टी है, अलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक लेजर है। बॉब का अलग लेजर है, कार्ल का भी लेजर है, एड का भी लेजर है, और डेमी का भी अपना एक लेजर है। तो मतलब जितने भी नेटवर्क के अंदर पार्टीज हैं, सबका अपना एक पर्टिकुलर डाटाबेस या लेजर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फैक्ट्स पे। अब जैसे मान लो कि अलाइज ने कोई भी ट्रांजेक्शन की, या बॉब या कार्ल, एट, डेमी, किसी ने भी। अब वो चाहते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो डाटा है, ये नेटवर्क के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको दिखे। तो ये सबके अंदर अपडेट हो जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, अलाइज के डाटाबेस में भी आ गया कोडा इज परफेक्ट, बॉब के डाटाबेस में भी आ गया, कार्ल के में भी आ गया, एट और डेमी के में भी आ गया। सो ऐसे ये वर्क करता है कि आप जिसको चाहते हो उसको आप शेयर कर सकते हो। द सेकंड वन इज जूसी एप्पल्स। यहाँ पे अब जो जूसी एप्पल्स की ट्रांजेक्शन है वो अलाइस और डेमी के बीच है। तो अलाइस चाहता था कि ये ट्रांजेक्शन सिर्फ मैं डेमी के साथ करूं, और अदर जो पार्टीज है नेटवर्क में उनको ये ट्रांजेक्शन ना दिखे। तो अलाइस ने ये सिर्फ डेमी को ट्रांजेक्शन की, और उनके डाटाबेस में ही, उनके लेजर में ये चीज़ दिखेगी, और बाकी के जो पार्टीज होंगी वो नहीं देख पाएंगी, क्योंकि ये नीड टू नो बेसिस पे काम करती है। इस करके बाकी पार्टीज इस चीज़ को नहीं देख पाएंगी। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, अब वो अलाइस और डेमी के बीच नहीं होगी, बॉब, कार्ल और एड के बीच होगी। तो ऐसे ये सारी चीज़ें लेजर के अंदर अपडेट होती रहेंगी। जो ट्रांजेक्शन जिसके लेजर के साथ मैच करती है वो उसी के पास जाएगी, उसकी उसमें जाएगी, बाकियों के उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो कि आप एप्पल का फ़ोन देख रहे हो या किसी और कंपनी का फ़ोन ले रहे हो, तो वहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं, मदरबोर्ड किसी और चीज़ से खरीदती हैं, किसी और कंपनी से खरीदती हैं, और अपने कैमरे जो हैं किसी और कंपनी से खरीदती हैं। तो अब जो पार्टी होगी वो ये नहीं चाहेगी कि जो मदरबोर्ड की ट्रांजैक्शन है वो मैं अपनी कैमरे वाली कंपनी के साथ भी शेयर करूँ। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं वो नीड टू नो बेसिस पे ही शेयर होते हैं। ओके, सो अगर अगला की कंसेप्ट है स्टेट्स। तो हमारे आर्थिक कोडा में दो तरह की स्टेट होती हैं, एक होती है अनकंज्यूम स्टेट और एक कंज्यूम स्टेट होती है। अनकंज्यूम स्टेट को हम करंट स्टेट कहते हैं, और कंज्यूम स्टेट को हम स्टोरेज स्टेट कहते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, जो करंट ट्रांजेक्शन होने वाली होगी, तो उसको हम एज अ अनकंज्यूम स्टेट मानेंगे। और जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, जो हिस्ट्रीज में पड़ी हैं हमारी, चाहे अपडेट की है, चाहे कोई क्रिएशन की है, वो सारी हमारी कंज्यूम स्टेट के अंदर आएंगी। तो अनकंज्यूम स्टेट को हम अनस्पेंट स्टेट भी कहते हैं, और कंज्यूम स्टेट को हम स्पेंट स्टेट भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि बॉब ने एप्पल बाई किए अलाई से, और उसको $3 दिए हैं एप्पल्स के लिए। तो ये अभी उसने दिए नहीं है, ये अनकंज्यूम स्टेट में है। और जैसे ही ये दे देगा तो कंज्यूम स्टेट में ये आ जाएगा कि बॉम पेड $2 टू अलाइस, देन स्टेट इज पेड एज $2।
एंड द स्टेट कॉल्ड एज ओल्ड स्टेट। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे ही उसने पे कर दिए वो स्टेट क्या बन जाएगी, कंज्यूम स्टेट बन जाएगी। तो ये स्टेट जो है आर3 कोडा के अंदर ऐसे वर्क कर रही है। सो गाइज अब हम अपने अगले की कंसेप्ट पे चलेंगे जो कि है ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एप्पल स्टेट है और एक कैश स्टेट है। सो एप्पल स्टेट में बॉब पहले अपनी स्टेट पे कुछ एप्पल्स इशू करेगा, एंड ऐसे ही कार्ल अपनी स्टेट में कुछ डॉलर इशू करेगा। लाइक वो अभी आप देख रहे हैं कि $2 इशू कर रहा है कार्ल्स अपनी स्टेट में। तो ये हमारे लिए अभी इनपुट स्टेट है एज अ करंट स्टेट, तो जो कि अनकंज्यूम्ड है। जैसे ही अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन हैश है ये प्रीवियस वन का उठाएगा और इंडेक्स यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि जो इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है स्टेट्स में वो 0 से स्टार्ट होती है। मान लो कि आपके पास 5 स्टेट है तो वो 0 1 2 3 4 कंसिडर करेगा। तो ऐसे यहाँ पे हमारी एप्पल स्टेट अभी अनपेड आई है, क्योंकि अभी जस्ट इसने एप्पल्स इशू किए हैं, और कार्ल की स्टेट में $2 है क्योंकि इसने अपनी स्टेट में $2 इशू कर लिए हैं। देन अब इस पूरी स्टेट के ऊपर बॉब और कार्ल्स के साइन होंगे, देन ये आगे शिफ्ट होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि एप्पल स्टेट में हमारे पास पेमेंट आ चुकी है जो कि $2 है, और स्टेटस उसका पेड हो चुका है। ऐसे ही कार्ल्स की जो स्टेट है उसमें आ चुका है कि ओनर अब बॉब है, क्योंकि उसने अपने जो डॉलर थे वो बॉब को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इस केस में हमारी करंट स्टेट ये होगी, जो ये लास्ट वन होगी, और ये हमारी हिस्टोरिक स्टेट बन जाएगी क्योंकि ये कंज्यूम्ड हो चुकी है। तो अब बॉब ने देने थे बॉब को कार्ल्स ने देने थे $3, लेकिन उसने अब तक 2 दिए थे, अभी भी $1 लेफ्ट है। तो फिर से कार्ल्स अपनी स्टेट पे $1 इशू करेगा, देन वो $1 इशू करने के बाद वो बॉब को अपने $1 दे देगा, ताकि जितनी भी बैलेंस अमाउंट है $3 वो पेड हो जाए। जैसे ही अब देखोगे कि इसने अपनी स्टेट में पहले $1 इशू किया, देन उसके बाद उसने बॉब को $1 पे कर दिया, और इसके बाद ये पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर बॉब और कार्ल के साइन होंगे, देन ये इसके बाद कंज्यूम हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन इसमें वर्क कर रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि वर्क फ्लो के लिए किए जाते हैं। लाइक मान लो आपकी शिपमेंट है, शिपमेंट के टाइम पे आपको कोई मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, वो डैमेज तो नहीं है, उस पे सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर हैं कि नहीं है, इस सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं हम कुछ। तो अब जैसा कि अब यहाँ पे आप अपने सेट ऑफ रूल्स लिख सकते हो कि उसकी क्या इनपुट्स होंगी, क्या आउटपुट्स होंगी, ये सारी मतलब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं रूल्स, लाइक एक सेट ऑफ रूल्स हम लगा सकते हैं। देन हमारे पास आता है वर्क फ्लो। अब किसी भी कोड ऐप को लिखने के लिए वर्क फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्क फ्लो के द्वारा ही हमारी सारी ट्रांजेक्शन वगैरह डन होगी। अब आर3 कोडा में वर्क फ्लो कैसे वर्क करता है, कैसे पार्टीज वगैरह इसमें साइन करती हैं, इस में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्टी ए है। लाइक उसने पार्टी ए ने कोई ट्रांजेक्शन का प्रपोजल किया, ठीक है, तो वो प्रपोजल अपना करेगी और साथ ही साथ में अपने साइन कर देगी पार्टी ए। देन वो सिग्नेचर होने के बाद पार्टी ए जो होगी नोड, वो पार्टी बी नोड को अपना जो सिग्नेचर करके वो उस प्रपोजल रख देगी। देन उसके बाद पार्टी बी अपने चेक करेगी कि वो प्रपोजल वैलिड है या नहीं वैलिड। तो जब प्रपोजल वो चेक करेगी कि वैलिड है, देन उसके बाद वो भी अपने साइन करके पार्टी ए को दोबारा भेज देगी। देन यहाँ पे नोटरी एक पार्टी है जो भी डबल स्पेंडिंग कंसेंस वगैरह को है ना रोकती है, और ये सारी चीज़ें चेक करती है कि सिग्नेचर वैलिड है कि नहीं है। तो फिर अगेन पार्टी ए नोटरी नोड को अपने दोनों के सिग्नेचर भेज देगी, पार्टी और बी के। देन नोटरी चेक करेगी कि दोनों के सिग्नेचर वैलिड हैं कि नहीं। अगर सिग्नेचर वैलिड है, देन नोटरी भी अपने साइन करके उसको अपडेट करके दोनों को भेज देगी, ताकि वो अपनी अपनी रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लें कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। तो इस तरह वर्क फ्लो आर3 कोडा में वर्क करता है। लाइक पार्टी ए पहले पार्टी बी को भेजेगी, देन वो नोटरी को जाएगी, देन जब तीनों के साइन होंगे तब जाके वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब कंसेंसस जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था, कंसेंसस बहुत बड़ा रोल होता है ब्लॉकचेन में। तो आर3 कोडा में दो तरह की कंसेंसस होती है, एक वैलिडिटी कंसेंसस, एक होती है यूनिकनेस कंसेंसस। वैलिडिटी कंसेंसस में वही चीज़ आ गई, लाइक चेक करना कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्कफ्लो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। एंड वैलिडिटी कंसेंसस में हमारा ये भी हो जाता है कि जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो प्रॉपर वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वन है यूनिकनेस कंसेंसस। यूनिकनेस कंसेंसस लाइक अब आप मान लो कि जैसे अब मैं मोबाइल सेट है वो एज ए एनएफटी में है, एक ही एनएफटी को बार बार भेजूंगा तो वो डबल स्पेंडिंग का काम करेगी। तो नोटरी क्या करता है कि वो चेक करेगा कि जो आप डाटा भेज रहे हो या जो एनएफटी भेज रहे हो वो दोबारा तो नहीं भेज रहे, लाइक वो दोबारा दोबारा तो वो चीज़ ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए नोटरी आई थी। लाइक नोटरी क्या करती है, डबल स्पेंडिंग को रोकेगी और वो यूनिकनेस कंसेंसस का रोल निभाएगी आर3 कोडा के अंदर।
अब नोटरी का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नोटरी का मेन काम होता है कि सिग्नेचर्स करना, वेरीफाइड करना सिग्नेचर की वैलिड है कि नहीं, और डबल स्पेंडिंग को रोकना। तो ये सारी चीज़ काम नोटरी होती है। नोटरी एक कोड ऐप के अंदर एक भी हो सकती है और मल्टीपल नोटरीज भी होती हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सो गाइस, अब हम अपने अगले की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है ओरेकल। और लाइक आपने ओरेकल कैसे वर्क करती है, लाइक ये एक्सटर्नल वर्ड सर्विस की तरह वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक फ़ोन बेचना चाहते हो, ठीक है। अब जो बायर है वो चाहता है कि मैं इस फ़ोन को एज अ इंडियन करेंसी लूँगा, लेकिन आप उसको सेल कर रहे थे एज अ डॉलर। तो ओरेकल क्या करेगी, आपको रियल वर्ल्ड डाटा प्रोवाइड करेगी, लाइक कन्वर्जन रेट के साथ, कि यूरो को लाइक आप डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ आपको रिटर्न रेट के द्वारा पता लग जाएगा ओरेकल सर्विस के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलाइज़ ने पहले बॉब को भेजने थे $18, तो उसने रिक्वेस्ट की कि यूरो 15 का कन्वर्सन रेट क्या होगा, ये सारा कुछ। देन उसके बाद वो $18 की रिक्वेस्ट मारेगा बॉब को। तो ऐसे ये सारा प्रोसेस ओरेकल के अंदर चलता है। नेक्स्ट वन इज़ अ नोड्स। सो नोड्स एक तरह का, मैंने आपको बताई है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांजिशन करने के लिए एक दूसरी नोड की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे नोटरी भी एक नोड की तरह वर्क करती है। तो नोटरी का सारा खेल आपको मैंने बता ही चुका है, और नोड्स का ये होता है कि आपस में ट्रांजैक्शन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो गाइज़, यही था की कंसेप्ट के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद आपको पता लग गया होगा कि R3 कोडा के क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे सारी चीज़ें चलती हैं, क्या उसका वर्कफ्लो होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।